तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसके सिस्टर और उसके बिग ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि उसकी मैच जीतने की खुशी में काफी ज्यादा चिल्लाने में लगे होते हैं। और आसपास की पब्लिक जब उसको इस तरीके से मैच जीतते हुए देखती है तो वो कहने लगती है कि ये फैमिली का बच्चा तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार निकला और बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। इसने टॉप 100 के जितने भी कंटेस्टेंट थे सभी को बिना रुके हरा दिया है, बिना पसीना बहाए हुए। और यहाँ पर सभी लोग ये बात जानते थे कि ये फैमिली का ये बेटा मिड कोर कल्टीवेशन है इसका, लेकिन इसके बाद भी इसने अपने आप को इतने कम समय में इतनी तेजी से ग्रो किया है कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। मैं वाकई में ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये फैमिली वालों ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है इसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पेस दिलवाई है इसको कल्टीवेशन के लिए। खैर, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्टकट्स लोगे तो तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो खराब हो जाएगी और आज नहीं तो कल इसे जरूर इसका लिए पछताना पड़ेगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, लेकिन इसको तुम ध्यान से देखो तो सही, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मास्टर शेफ हो और किसी भी चीज को फिश को बिल्कुल मक्खन माफिक काटने में लगाओ। मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस बंदे ने कौन सी पिल ली है। तभी उसके डैड को और एक और एल्डर जो कि उसका मैच देखने में लगे हुए होते हैं वो उसके डैड से कहने लगते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी की एक्सप्रेशन को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जल्द ही पब्लिक के द्वारा टारगेट किया जाएगा क्रिटिसिज्म के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी का डैड उससे कहने लगता है कि जो ये फैमिली है वो हमेशा से ऐसी थी और ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास ऐसी ही है, और अगर कोई मेरे सन के बारे में कुछ कहना चाहता है तो मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। वैसे वो बताओ, तुम्हारा जो डिसिबल है, तुम्हारे स्टूडेंट है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने सुना है कि वो दूसरे वेन्यू फाइट करने में लगा हुआ है, क्या तुम उसके मैच को नहीं देखने जा रहे? ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे कहने लगता है कि मेरे डिसिबल की बात कर रहे हो, मैं नहीं जा रहा उसकी बैटल देखने के लिए। इसका जो स्टाइल है वो वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है और मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसके मैच देखने में। दूसरी तरफ हमारा एम से स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल कर अपनी सारी की सारी एनर्जी को वापस ले लेता है। तभी जो जिनसिंग होती है वो हमारे एमसी के साथ चल रही होती है। तभी एमसी उससे पूछ लगता है कि हमारा अगले मैच के बारे में क्या। तभी वो बताती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा स्लो हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं भी अपनी सारी की सारी फुल स्ट्रेंथ किसी को नहीं दिखाना चाहता। अभी हम जल्दी से जाकर अपने अपोनेंट जो होने वाली जिससे हमारी नेक्स्ट फाइट उसकी फाइट को जाकर देखते हैं। हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी जो करनी है उनके खिलाफ। अब चलो मुझे ये बताओ कि जो नेक्स्ट वेन्यू है उसमें हमारा कंटेस्टेंट कौन फाइट करने में लगा हुआ है। वो बताने लगती है कि शी फैमिली का शी फैंग और ये टॉप 8 कंटेस्टेंट है और ये वाकई में हैवी वेपन को विल्ड करता है। 3 साल पहले ये डिस्क्वालीफाइड हो गया था क्योंकि इसने अपने अपोनेंट के आर्म को बुरी तरीके से तोड़ दिया था और 3 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया था इस टूर्नामेंट में। लेकिन ये वापस से री एंटर हो रहा है इस साल और ये ऑलरेडी हुओतियान के 7th लेयर पर पहुंच चुका है। ये बात सुनकर हमारा एमसी कवई खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो हम इस अपोनेंट को जाकर देखते हैं कि आखिरकार इसका अपोनेंट कौन है। फिर तभी वो लड़की उसे पढ़कर बताती है और उससे कहने लगती है, लेकिन तभी जैसे वो उस वेन्यू में जाता है तो अनाउंसमेंट होती है कि डोंगफेंग बाय उसे अनदर फैमिली के जो रिकमेंड किया गया है इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए। और इस बार जो फाइट करने वाला इस अपोनेंट से वो एक नया बंदा है। दूसरी तरफ इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है और वापस से अपना हथियार उठाने के बाद उससे कहने लगता है, डोंगफेंग भाई तुम वाकई में बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम वाकई में आप मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। ये देखने के बाद वो लड़की और एमसी दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिर ये बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा। और तभी इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से शांत एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि सीनियर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से यहाँ पर अपने मैच से हार मान लीजिए, वही ठीक रहेगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझे हराने में या फिर चोट पहुंचाने में भी कामयाब रहोगे। जब तक ये मैच खत्म नहीं हो पाएगा तब तक तुम वैसे लुढ़क जाओगे। ये बात सुनने के बाद उस सीनियर की ये बात ईगो पर लग जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बकवास करना बंद करो। तभी बंदा उस बंदे को सलाह देता है और क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर रहा हूँ सीनियर, मैंने दरअसल एक रिसेंटली में एक नई स्किल सीख रखी है जिससे कि मेरे इंटरनल चेंज हो चुके हैं, कुछ इंटरनल पावर चेंज हो चुकी है और मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी उस ट्रिक का इस्तेमाल करूँ, वो भी तुम्हारे खिलाफ। ये बात सुनने के बाद उसके अपोनेंट को गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, मैंने इससे पहले तो तुम्हें बस थोड़ा बहुत पनिश करके यहाँ से जाने के लिए दे दिया था, लेकिन अब मैंने अपना दिमाग पूरी तरीके से बदल लिया है क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रिपल करने वाला हूँ। इसे देखते हुए वो बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मुझे रिंग के बाहर फेंकना चाहता है और वो उस जगह से मूव हो जाता है। तो वो सीनियर उसका काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में डर गए मुझसे। ये बात सुनने के बाद सामने वाला अपोनेंट उससे क्या लगता है कि अगर ये वाकई में उस रिंग से मुझे बाहर ही फेंकना है तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ जब तुम कर सकते हो तो। और तभी वो अपने सारे के सारे ऑरा को रिलीज कर देता है और जब इस बंदे का ऑरा रिलीज होता है तो सभी के सभी लोग इसके इतने ज्यादा ऑरा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमारा एमसी भी कहने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। और वहां पर बहुत ज्यादा बवंडर भी बन जाता है इतना ऑरा निकालने के बाद और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को भी जमीन पर फेंक देता है और कहने लगता है कि सीनियर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको झेलने में कामयाब रहोगे और अपनी जान बचाने में कामयाब रहोगे। और एक पंच जमीन पर देता है तो पूरी पूरी जमीन हिल जाती है और जितने भी लोग उस मैच को देखने में लगे हुए होते हैं और उस वाले सेक्शन के जितने भी एल्डर्स होते हैं और हमारे एमसी के भाई बहन
दोनों के दोनों इतने ज्यादा भयानक और आपको महसूस करने के बाद शॉक हो जाते हैं। और हमारे एम से कभी डैड उसे देखने के बाद उससे कहने लगता है कि जो नेक्स्ट एवेन्यू फाइट चलने में लगी हुई है, क्या वो तुम्हारा डिसिपल है? और भाई वो दद्दू भी इतना शॉक हो जाता है कि उसका मुंह शॉक के मारे फटा का फटा रह जाता है और पूरी की पूरी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। हमारी एमसी के साथ साथ पूरी पूरी ऑडियंस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि जो चीज इस लोगों ने इस फाइट में देखी वो बहुत ज्यादा भयानक थी, क्योंकि इस अकेले बंदे ने पूरे के पूरे स्टेज को ही तोड़ दिया है और भाई साहब दो हिस्सों में कर कर ऊपर उसके खड़ा हो गया है, जिससे कि उसका जो अपोनेंट है वो जमीन पर जाकर गिर जाए और वो अपोनेंट्स को देखकर डर जाता है। तभी बंदा अपने अपोनेंट से कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे खड़े होने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, तो इसका मतलब तो मैं ही जीता ना। भाई उसका अपोनेंट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि इसका पूरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया इस बंदे ने, और पब्लिक इसको जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि इस मैच का जो विनर है वो डोंग फेंग भाई है। तभी ये जिनचेंग हमारे एमसी को बताती है कि इस बंदे का जो डेटा है मेरे पास, उसके अनुसार ये बंदा हुतियन के 6th लेयर पर है, लेकिन अभी अभी इसने जो पावर दिखाई वो तो बहुत ज्यादा थी। और एमसी भी इसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि हम दोनों के दोनों हुतियन 6th लेयर पर है, लेकिन ये बंदा हमसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने भी अपनी थंडर रश हैंड टेक्निक को फुल्ली तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो मैं भी इतना पावरफुल हूँ कि मैं किसी भी नॉर्मल जो 6th हुतियन के एनिमी पर बंदा है उसे हराने में कामयाब रहूंगा। लेकिन बात करें इस बंदे के बारे में तो ये अभी अभी उसने जो सीक्रेट स्किल इस्तेमाल की थी वो उसके क्यू के कैरेक्टर स्टेट को पूरी तरीके से बदल देती है। अगर मैं अपनी करंट स्टेट में इस बंदे से फाइट करता हूँ तो शायद मैं इससे हार जाऊंगा। तभी वहां पर एक बंदा भागते भागते उसके पास आता है और उसे कुछ कहने लगता है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बंदा वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर एम से पूछता है कि आखिरकार ये बंदा अब क्या करने वाला है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये बंदा मेरी नजरों से बहुत ज्यादा दूर है, मैं इसे नहीं देख सकती। और इतना सब होने के बाद वे दोनों को दोनों वापस लौटने लगते हैं और हमारे एमसी से कहने लगती है लड़की की इससे पहले जब मैंने इसकी फाइट देखी थी तो मैंने अपनी डिवाइन साइड का इस्तेमाल किया था और इसके एनर्जी फ्लो को भी देखा था। जब डोंग फेंग बाई ने उस स्किल का इस्तेमाल किया था तो उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, मन में सोचते हुए बातें करने लगता है और उसकी बात को हाँ कह देता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मुझे अपने एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ फाइट करनी होगी, ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है। और जैसे ही हमारा एमसी अपने उस रूम में रेस्ट करने के लिए जाने लगता है तभी वहां पर एक नमूने जैसे बंदे को बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार करने में लगा हुआ था, तुमने मेरे यंगर ब्रदर का जो ख्याल रखा है उसके लिए मैंने अभी तक तुम्हारा धन्यवाद नहीं कहा। जिसको देखकर एमसी उससे पूछता है कि ये कौन है, और वो लड़की अपने रीड कर कर देखती है उस बुक को और उससे कहने लगती है कि मे बी इस बंदे का नाम मायंग है और ये तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है तुम्हारी फाइट में, क्योंकि तुमने उस मायन के ओल्डर ब्रदर को बुरी तरीके से हरा दिया है। आई मीन उसके छोटे ब्रदर को बुरी तरीके से हराया था, तो ये बदला शायद बंदा तुमसे शायद बदला लेने के लिए आया है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो यंगर ब्रदर है वो मार्केट में दूसरों को ठगने में लगा हुआ था, तो मैंने बस उसे एक सबक सिखाया ताकि वो फ्यूचर में दूसरों को परेशान ना करे। तभी मायंग उससे कहने लगता है, हे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बोलते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने यंगर ब्रदर को बचाना चाहते हो या फिर उसका बदला लेना चाहते हो, बचाने जैसा तो कुछ है भी नहीं पर बदला लेना चाहते हो, तो तुम अपना बेस्ट देना नेक्स्ट मैच में। तभी मायंग उससे कहने लगता है कि मैं भी यही सोच रहा था इसके बारे में कैसा रहेगा, और हमारा एमसी वहां से चला जाता है। तभी मायंग अपनी जेब से कुछ निकालता है जिसको देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं कल तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और इसी तरीके से नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है जहाँ पर उसके डैड बैठकर आराम से चाय पीने में लगे होते हैं, कॉफी टी वगैरह जो भी होता है उनका। तभी एक एल्डर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में इतना ज्यादा इजी नहीं है इतनी ज्यादा हाई पोजीशन पर बैठकर देखना सब कुछ, तुम हर साल कुछ ना कुछ करते हो अपने सभी के सभी बच्चों को इनर सेक्टर में भेजने के लिए। ये बात सुनने के बाद एल्डर ये उससे कहने लगते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो सभी के सभी अपने चैंपियनशिप अपने दम पर लड़ने में लगे हुए अपनी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं। मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस उसने ये बोला कि अपना पूरी ताकत दिखा के लड़ना, जो भी करना है अच्छा हार्ड वर्क करना। और वैसे भी तुम्हारे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो नीफ्यू है वो 2 साल पहले मेरे सबसे बड़े बेटे से हार गया था, फिर 1 साल पहले मेरी डॉटर से हार गया था और शायद अब ये मेरे यंगेस्ट सन से हारने वाला है। ये बात सुनने के बाद इस टीचर को, इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। दूसरी तरफ हमें उस मायंग को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कह रहा होता है कि हे बच्चे, तुमने मेरे ब्रदर को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, वो भी सभी के सामने, तो उसके बदले में मैं आज तुम्हारे साथ इंसाफ करने वाला हूँ और तुम्हें एक अच्छी बीटिंग दूंगा, अच्छे तरीके से मारूंगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मुझसे स्टार्टिंग से ही छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा और तुम्हारी जो फालतू की एक्टिंग है वो बंद कर लो। ये बात सुनने के बाद वो मायंग उससे कहने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ऑब्वियस हो गया क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारा जो एल्डर ब्रदर है और तुम्हारे जो एल्डर सिस्टर है उन लोगों ने मेरे को इतनी ज्यादा बेइज्जती की इतना 2 सालों तक, जिसको सहन कर कर मैं परेशान हो चुका हूँ, और आज मैं अपना गुस्सा और अपना बदला दोनों ही तुमसे लेने वाला हूँ और तुम पे चुकाने वाला हूँ, और मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से क्रश कर दूंगा कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी इकट्ठी करने के बारे में सोचता है तो हमारा एमजी अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने पंच में इकट्ठी करने के बाद उसके पेट में जोर से दे मारता है।
और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे मूड में नहीं हुआ और मैं तुम्हारी जैसी बकवास से बिल्कुल भी नहीं निपटना चाहता। और उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और किसी तरीके से अपनी स्वॉर्ड को घुमाने में कामयाब रहता है, लेकिन हमारा एमसी वहां से निकल जाता है और पीछे की तरफ जा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा कुछ अजीब दिखने में लगा हुआ है। जब इसे मैंने पहले देखा था या फिर कल के समय में देखा था, पहले के मुकाबले में ये काफी डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ तक इसने मेरे अटैक को भी झेल लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसकी ट्रू क्यू कम होने की जगह पर पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। तभी हमारा एमसी अपनी थंडर रश हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने अपोनेंट को हरा सके, जिसको देखकर उसका अपोनेंट काफी ज्यादा शॉक पड़ जाता है इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो बंदा टकराने के बाद पीछे गिरने लगता है। तो इस मौके का हमारा एमसी जब फायदा उठाता है तो तुरंत उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि अभी तक हमारी फाइट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, और तुरंत आकर पीछे से उसको जोरदार किक में मारता है और उसके बाद अपनी फुल बॉडी इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद अपनी थंडर चेन का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को बांध लेता है और जमीन में दे मारता है। और जब ये ताबड़तोड़ फाइट चलने में लगी होती है तो ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या ये सब क्या चल रहा है, और वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और वो बंदा मार खाने के बाद अचानक से दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी बढ़ने लगी है, इसने अपने साथ ऐसा कुछ कर लिया है जो कि नहीं होना चाहिए था। और वो खड़ा होकर कहने लगता है कि तुम्हारी जो स्किल्स है वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, जिसको देखकर एमसी काफी देर से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए व्हाट इम्पॉसिबल, आखिरकार इसके साथ ये सब क्या होने में लगा हुआ है, इसकी ट्रू क्यू फिर से अचानक से बढ़ गई है। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी मूव नहीं बचे हुए मुझे हराने के लिए, और तभी वो अपनी स्वॉर्ड्स को वापस से समन कर लेता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी का डैड उससे जिसको देखकर कहने लगता है कि ये तो रेजिस्टेंट स्वॉर्ड है ना। तभी जी मायांग उससे कहता है कि अब मेरी बारी है, जिसको देखकर हमारा शॉक्ड एमसी अपनी फुल पावर को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा करता है और देखना चाहता है कि अगर का ये बंदा क्या करेगा। तभी वो बंदा अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करना चालू करने लगता है। तभी अचानक से उसको कुछ होता है जिससे कि वो वहां से मूव नहीं कर पाता और शॉक के मारे वहीं पर गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, जिसको देखने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और पूरी ऑडियंस कहने लगती है कि आखिरकार इसके साथ अचानक से क्या हो गया है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल भी ठीक था, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसकी जो इंजरीज लगी हुई थी उसके कारण अब उससे दर्द महसूस होने में लगा हुआ है। एमसी भी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि इसके साथ क्या हुआ। जब ये बंदा इतना पेन में होता है तभी रेफरी उसके पास आकर उसे देखने लगता है और जब उसे चेक करता है तो उस जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस बंदे को पॉइजन कर दिया जा चुका है, जिसको देखने के बाद हमारे एमसी का भी डैड काफी शॉक होता है। पीछे से वो एल्डर खड़ा होने के बाद हमारा एमसी घूरने लगता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी मायांग का टीचर उसके पास आता है जो कि एल्डर है और उससे घूरते उससे कहने लगता है कि ये फैमिली की लिटिल डॉल, आखिरकार तुम्हें पता भी है कि इसका जो अंजाम है वो क्या होने वाला है, कि तुमने मेरे न्यूफी के खिलाफ पॉइजन का इस्तेमाल किया है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने किसी को भी हराने के लिए किसी भी तरीके के पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो एल्डर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और कहने लगता है कि हम लोग अंधे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या। इसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एल्डर तो मानने को तैयार ही नहीं है। और एल्डर कहने लगता है कि यहाँ पर तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसके पास एक मोटिव है और तुम्हारे अलावा यहाँ पर इसे पॉइजन कर भी कौन सकता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, कम से कम तुम्हें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि आखिरकार कौन यहाँ पर गिल्टी है और किसने क्या किया है। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है ये फैमिली लिटिल डॉल, और तुम ये भूल चुकी हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं पनिशमेंट हॉल्ट का एल्डर हूँ और मेरे वर्ड से यहाँ पर सच्चाई है, मैं जो कहूंगा वही सच माना जाएगा। और जब हमारा एमसी आसपास की हालत को देखता है तो वो कहने सोचते हुए क्या लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा सीरियस होने में लगा हुआ है। और तभी वो एल्डर चिल्लाता है और कहने लगता है कि पनिशमेंट हॉल्ट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पनिशमेंट इसे देता हूँ, इसी की कल्टिवेशन को पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे एमसी कल्टीवेशन को तबाह करने वाला होता है तो हमारा एमसी वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो एल्डर काफी शॉक होती है। उससे क्या लगता है कि तू ब्रेड कहीं के तुम यहाँ पर रेजिस्टेंस करना बंद कर दे, और वो हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है उसे मारने के इरादे से। लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता और उससे क्या लगता है भागते भागते मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ, और अटैक करते हुए क्या लगता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से झूठा इल्जाम लगाने वाले हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर रेजिस्ट करूँ, और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। और वहीं पर एक जोरदार बिजली का धमाका भी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसके फादर उसके अटैक को रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमने ये अटैक छोड़ दिया होता तो मैं कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं बचता। ये बात सुनकर हमारा एमसी कुछ भी नहीं कह पाता और उस एल्डर की हमारे एमसी की पावर देखकर फट जाती है, उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है तो मैं इस तरीके से वहीं पर खड़े होकर नहीं देखना चाहिए था। इसे कहने का मतलब है कि दूर हट जा मेरे मैटर से, जब तुम अपने प्रीसियस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सन को इस तरीके से तबाह होते हुए देख रहे हो तो अगर तुम्हारे बेटे ने जो गलती की है उसका तो हट जाना उसे भरना ही पड़ेगा। तभी हमारे एमसी का डैड उससे कहने लगता है कि अच्छा तो अब समझ में आया, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि जो तबाह होने वाला है वो तुम हो, मेरा बेटा नहीं। ये बात सुनने के बाद उस दद्दू की यानी कि इस एल्डर की ऐसी फट जाती है और वो घबराने लगता है और क्या लगता है कि मैं, तुम्हें पता भी है कि मैं
एक पनिशमेंट हॉल का एल्डर हूँ और मुझे पनिश करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। आखिरकार मैं किस बात से डर लग रहा है मुझे? अल्लाह तुम्हारे सन की तरह जिसका मार्शल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी ट्रेस है, वो भी स्टार्टिंग से ही कचड़ा है कचड़ा। अगर इस मैच के दौरान इसने पॉइजन इस्तेमाल नहीं किया तो किसने किया? ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी के डैड को काफी गुस्सा आ जाती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ सिर्फ विंड फैला देता है, जिससे कि पूरा इलाका साफ हो जाता है। और तभी उस बंदे के घाव दिखाए जाते हैं और उसकी पॉकेट से एक पाउच टपकता है, जिस पाउच में कई सारी पिल्स निकल जाती हैं। और उन सभी के सभी पिल्स को देखने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हमारा एमसी उसको देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो ड्रग्स है ना, ड्रग्स। तभी उसका डैड उससे कहने लगता है कि हमारा जो युआन सेक्ट है वो उसके पास खुद का एक ड्रग है जिसे हम रीइंकार्नेशन पिल कहते हैं। अगर कोई इसे ले ले तो उससे तुम्हारा जो पेन है वो काफी तक कम हो जाता है। और तो और इसके बदले में तुम्हारा जो माना स्टोन की है उसका इस्तेमाल करके तुम डायरेक्टली उस माना स्टोन की सारी क्यू को अपने किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स के अंदर डाल सकता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। और जब ये बात सभी के सामने आ जाती है तो इस एल्डर की इतनी फट जाती है कि वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस बेवकूफ को देखो, मैंने इससे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक पिल लेकर आए, लेकिन ये बेवकूफ कहीं का सभी के सभी पिल्स को लेकर आ चुका है। यहाँ पर हमारे एमसी के डैड उससे कहने लगता है कि इस ड्रग की जो प्रोफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अगर तुम जानबूझकर जबरदस्ती अपनी ट्रू की को किसी मार्शल आर्टिस्ट के मर्दन में भेजोगे तो इस ड्रग का जो इफेक्ट वो खत्म होने के बाद उनके जो मर्डन्स है वो काफी ज्यादा हेवीली डैमेज हो जाएंगे। और जिसने भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा पेन दर्द को महसूस करेगा और बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स को महसूस करेगा जैसे कि किसने उसे पॉइजन दे दिया हो। और जब इस बात की जांच वो रेफरी करता है जिस तरीके से, तो उससे क्या लगता है कि जैसा कि आपने कहा था, जैसा आप कहने में लगे हो, इसकी मर्डन्स काफी डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइजन नहीं इस्तेमाल किया गया। ये बात सुनने के बाद पूरी की पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है और कहने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मा यिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग उस मेडिसिन के कारण बन चुका था। मुझे लगा था कि वाकई में ये पावरफुल है, लेकिन ये बस ड्रग का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। ये फैमिली के बच्चे ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी के बाद भी ये फैमिली के बच्चे ने उस सामने वाले उसके अपोनेंट ने ड्रग इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी उससे नहीं आ रहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस मा यिंग के हाथ में इतने ज्यादा वैल्यूएबल ड्रग आई तो आई कैसे। और तभी ये एल्डर अपनी जान बचाने के लिए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ऑलरेडी से पॉइजन नहीं किया था, लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी उसका डैड उससे कहने लगता है कि ये जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल की जा सकती है और इसे हासिल करने के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। उनमें से एक है कि इसे सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के द्वारा ही उसे दिया जा सकता है, उनके खुद के डिसिपल्स को, और एक पिल और सिर्फ एक ही टाइम दी जा सकती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इस बंदे के पास पूरा का पूरा पैकेट कैसे आया। ये बात सुनने के बाद उस एल्डर की इतनी पड़ जाती है कि भाई साहब उसके सारे के सारे राज खुल गए, पोल खुल गई, और कहने लगता है कि इस मैटर के बारे में हमारा पनिशमेंट हॉल इन्वेस्टिगेट करेगा। और चिल्लाते हुए हमारे एमसी के डैड से कहने लगता है कि तुमने है तो अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया और हमारे पनिशमेंट हॉल के पूरे एनफोर्समेंट को इतनी ज्यादा बेइज्जती दिखाई। तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं कि ये मैटर खत्म हो चुका है। तभी हमारे एमसी का डैड उससे कहने लगता है कि तुम फाइनल हम गिल्ड के बारे में इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और तो और तुम एक बात ये भूल रहे हो कि मैं यहाँ पर एक फादर होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थडे को बचाना कोई अजीब बात है क्या, कोई वियर्ड बात है क्या? और जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वहाँ पर एक जोरदार से एनर्जी निकलती है बहुत धमाके के साथ, और उसका फादर चिल्लाता है कि जहर देना, पॉइजन करना, और यहाँ पर उसकी मार्शल आर्टिस्ट को तुम तबाह करना चाहते हो क्या? तुम हम सभी को बेवकूफ समझ रहे हो? ओल्ड मैन, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अगर तुम वाकई में मुझसे पंगे लेना चाहते हो तो डायरेक्ट फाइट करो। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं इस तुम्हारी जो छोटी मोटी ट्रिक्स है उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करूंगा? मैं तुम्हें वार्निंग देने में लगा हुआ हूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और ये बात देखने के बाद उसका हमारे एमसी का बड़ा भाई और बड़ी बहन दोनों देखकर उसे काफी शर्मिंदा हो जाते हैं। और जब हमारा इतना एमसी इतना ज्यादा पावरफुल शो देखता है तो वो भी कहने लगता है कि डैड, मैं वाकई में महसूस कर सकता हूँ कि आप अपने बच्चों की कितनी चिंता करते हो, लेकिन आपको थोड़ा इतना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरा बड़ा है। तभी उसका डैड उससे कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों को मेरे बेटे को पनिशमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसका जो अंजाम है पनिशमेंट हॉल को भुगतना पड़ेगा, वो भी बहुत गंदी तरीके से। दूसरी तरफ जिनसेंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी के सभी लोग स्ट्रेचर पर ले जाने लगते हैं उस मा यिंग को। और हमारे एमसी के डैड उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम यहाँ पर देख के चलो, क्योंकि हमारी जो फाइट है वो यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। अब तुम जल्दी से हम लोग वापस जाएंगे और अपनी नीवी के साथ इस बारे में पता करो कि आखिरकार तुम्हें आगे क्या करना है ओल्ड मैन। जिससे कि उस ओल्ड मैन के पसीने छूट जाते हैं इतना पावर देखने के बाद। और हमारे एमसी के डैड उससे कहने लगता है कि या तो तुम्हारी नीवी ने तुमसे वो मेडिसिन चुराई है वो भी चुप कर, या फिर तुमने उसे दे दी है।
हम सभी से बचकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार किसको पनिश मिलती है रूल्स के अनुसार, और वो एल्डर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी वो रेफरी अनाउंस करता है, जबकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस मैच का विनर ये जिन वैन है। और सभी लोग ये बात सुनकर चिल्लाने लगते हैं। तभी हमारे एमसी उसका धन्यवाद कहता है अपने फादर का। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि इस मैटर को छोड़ो, तुम जल्दी से जल्द मेरे स्टडी रूम के अंदर आ जाओगे, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि क्या हुआ। तभी उसके डैड उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जो एनर्जी सोर्स है उसे सील कर दिया है और तुम्हारी मेडिसिन को भी सील कर दिया है ताकि तुम हील कर सको। लेकिन हमारा एमसी को इससे कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जब एमसी ये सोचता है कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और ठीक है, तभी उसके नाक से खून बहने लगता है, जो कि सरप्राइजिंग वाली बात है। तभी हमारा एमसी अपने फादर के स्टडी हॉल में चला जाता है और हमारा एमसी का फादर उससे कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और तुम्हारी नोज ब्लीड भी बंद हो गई है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ, मेरे पास नोज ब्लीड आई थी, इससे पहले मेरे खून बहने में लगा हुआ था, लेकिन हमारी जो लिटिल जेंसिंग है उसने पूरा का पूरा ख्याल रख लिया था मेरा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी लिटिल जेंसिंग उसे हील करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इस नोज ब्लीड को ठीक कर दूंगी। तभी हमारे एमसी ग्रेड उससे कहने लगता है कि इससे पहले जो मार्शल आर्टिस्ट तुमने यूज की थी वो इनिशिएट मार्शल आर्टिस्ट थी, मैंने बिल्कुल सही कहा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि जी हाँ, इसका जो नाम है वो हेवनली स्टेप स्किल है और ये काफी ज्यादा रेजिड्यूल है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्टेप सीखा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही अवेलेबल थी। ये बात सुनने के बाद उसका डैड उससे कहने लगता है कि हमारे इस ये युवान सेट के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो स्पेशली जो इनिशिएट मार्शल आर्टिस्ट है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप नहीं होता। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आपके कहने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। तभी उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो सो कॉल्ड फर्स्ट स्टेप है वो बस एक रास्ता है उस मार्शल आर्टिस्ट को सीखने का, जितना ज्यादा फास्टेस्ट हो सके उतना ज्यादा फास्टेस्ट तरीके से। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये क्विक फिक्स कह सकते हो इसे। भले इसके जो इफेक्ट है वो सिमिलर है उस ट्रू मास्टरी के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर, लेकिन तुम्हें इसका यूजिंग करना ठीक नहीं है और इस तरीके से तुम यूज करते रहे इस टेक्निक का, तो इससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी मेडिसिन भी तबाह हो जाएंगी। और अंत में जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो भी मार्शल आर्टिस्ट का इस्तेमाल करता है वो कभी भी अपनी लाइफ में कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और किस्मत वाली बात है कि तुमने इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कुछ मूवमेंट के लिए किया था, इससे कि तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो ट्रू क्यू है उसे इफेक्ट हुआ है और तुम्हारी जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो होना चालू हो गई थी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये सब इमरजेंसी के कारण हुआ था। तभी उसका डैड उससे पूछता है, इमरजेंसी? क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम्हारा फादर तुम्हारे सामने बैठा था? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाने में कामयाब भी रहता? ये कहने के बाद वो शर्मिंदा हो जाता है हमारा एमसी। तभी उसका डैड उसके पास आकर उससे कहने लगता है, जब तुमने बचपन से आज तक लेकर कभी भी ट्रेनिंग में अच्छा से ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारी मदर और हमने जो डिसाइड कर लिया था कि हम तुम्हें कभी फोर्सफुली ये कभी नहीं सिखाएंगे, ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन सडनली अचानक से तुमने आज मुझसे ये कहा कि तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो ये नेचुरल सी बात है कि हम लोग इस बात को जानकर काफी तक खुश हो गए थे जब तुम क्वीन फेंग माउंटेन पर खुद ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं एक एलेक्सरी के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया और तुम फाइनल्स में भी जा चुके हो। तुम्हारी मदर और मैं इस बात को जानकर काफी तक खुश है और तुम पर प्राउड भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी जो ग्रोथ है वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसमें क्या फास्ट है, आपके कहने का मतलब क्या है? तभी उसका डैड उससे कहने लगता है कि तुम ये बात भूल रहे हो कि हमने बचपन से लेकर आज तुम्हें पाला है। भले ही हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे जो जितनी भी चीजें तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है उसके हिसाब से तुम्हारे मार्शल आर्ट सीखने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और भले ही जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो पहले की तरह, लेकिन जिस तरीके से तुम रिसेंटली बात करते हो जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई डिफरेंट बंदा आ चुका है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी बात समझ नहीं आई। तभी उसके डैड खड़े होकर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि बेटे मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी के द्वारा तुम्हें चोट पहुंचने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि आखिरकार ये सबका क्या राज है। क्या तुम वाकई में अदर वर्ल्ड के लोगों की मदद मांगने में लगी हो या फिर उनसे तुम्हें मदद मिल रही है? ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी के पसले छूट जाते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अदर वर्ल्ड, आखिरकार जो डैड है मेरे वो कि मैं जानते कि मैं डायमेंशन ट्रेवल कर आया हुआ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पर अभी सच्चाई कबूल कर ली या फिर मान लिया कि मैं ऐसा कुछ कर मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तो लगता है कि मेरे पास कोई भी दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, मैं सिर्फ गैम्बल कर सकता हूँ। और तभी अचानक से हमारा एमसी उसके सामने झुककर उससे कहने लगता है, फादर मैं आपको सच सच बताता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसका एक्सपीरियंस ऑर्डिनरी लोगों ने नहीं किया है। इसके कारण मेरी जो प्रोग्रेस है वो काफी तेजी से होने में लगी हुई है। लेकिन फादर आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरी जो मार्शल आर्ट जितनी भी टेक्निक है मार्शल आर्ट्स है वो सारी की सारी मैंने खुद कड़ी मेहनत कर हासिल की है और ना ही मेरी किसी ने अदर वर्ल्ड के लोगों ने मदद की है और ना ही मैंने किसी ऐसे तरीके इस्तेमाल किया है जो कि अनएथिकल है।
ये बात सुनने के बाद उसका फादर काफी संतुष्ट होता है और उससे क्या लगता है कि वाकई में ऐसी बात है, और तभी उससे कहने के लिए पीछे मुड़ जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल मैच है वो कल होने वाला है, तुम्हें केयरफुली कल के मैच के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एमसीयू से क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, हम लोग जल्दी हम क्या हमारी जो बातें हैं, जो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर खत्म होती है। और हाँ, एक और बात याद रखना, कभी भी अब इनिशिएट आर्ट्स का इस्तेमाल कभी भी मत करना फर्स्ट स्टेप के खासकर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए मार्शल आर्टिस्ट के लिए, और कंपटीशन के दौरान तो बिल्कुल भी यूज मत करना। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत एग्री हो जाता है और उससे पूछने लगता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ डैड। तभी उसका डैड उससे क्या लगता है कि क्या, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि युवा सेट के अंदर मार्शल आर्टिस्ट हैं, रिगार्डलेस भले ही वो इनिशिएट आर्ट्स के फर्स्ट स्टेप हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल क्लासिक मार्शल आर्टिस्ट है ये चीज तो, चाहे वो रेनकार्नेशन पिल हो जो कि मायंग ने लिया था, चाहे वो टेक्निक जो मैं सीखने में लगा हुआ था, ये सारी की सारी चीजें फास्ट एडवांसमेंट के लिए होती हैं। ये सारे आइटम वो सभी के सभी स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर इनिशिएट एक्सपर्ट बनने के लिए। क्या पास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था यूएन सेट के साथ जिसके कारण यहाँ पर यूएन सेट को ऐसी चीजों की कॉम्बैट पावर की जरूरत थी जो कि तुरंत की तुरंत सीख सके और काफी पावरफुल बन सके, वो भी जल्द से जल्द। ये बात सुनने के बाद उसका फादर उससे क्या लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, आई मीन वर्क हार्ड करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने लेवल को इनर डिसिपल तक लेकर जाओ और इसके बाद गिल्ड के अंडर एंटर करो, यानी कि सेट के अंदर एंटर करो। और जब तुम इस दुनिया घूमने के लिए फ्री तरीके से पावरफुल बन जाओगे कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, तो तुम इतिहास के बारे में भी सब कुछ सीख जाओगे और तुम अपनी लाइफ के बारे में सच्चाई भी सीख जाओगे कि आखिरकार तुम्हारे क्या सच्चाई। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले इसके जो वर्ड है वो अनबिलीवेबल थिंग्स है, लेकिन मैं दूसरी डायमेंशन से इस वर्ल्ड में आया हुआ, तो मैं इस बॉडी के ओनर की जो था उसकी हिस्ट्री के बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं है मुझे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अभी इसने कहा था कि मैं वर्ल्ड घूम सकता हूँ अगर मैं पावरफुल बन जाता हूँ, तो ये बढ़िया चीज है यार। ये बात सुनकर एमसी संतुष्ट हो जाता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फादर, आपकी गाइडेंस के लिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और उसको जाते हुए उसका फादर देखता है, तभी पीछे से कोई आकर उससे कहने लगता है, और कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी की स्टेप मॉम होती है, और उससे कहने लगती है क्या तुमने अभी तक इस को अब इसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जहाँ पर वो बताने लगता है कि मैंने अभी अभी इसके बॉडी के अंदर अपनी फोर्स एनर्जी को डाल दिया था, वो भी जबरदस्ती से, और मैंने ये बात कंफर्म कर ली है कि इस बच्चे का रिलेशन उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं है, और किन लोगों के बारे में बात कर रहा है इसके बारे में तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो अदर वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल किया था हो सकता है कि इस कंट्री या फिर सिटी से बाहर के लोगों की बात कर रहा है। ये बस एक थ्योरी है मेरे हिसाब से तो। और कहने लगता है कि ये बंदा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, ये बच्चा वैसे वैसे वो अपने फादर की तरह बनता जा रहा है, मुझे वाकई में इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तभी हमारे एमसी की मदर उसके फादर को समझाते उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, इसने अच्छा डिसीजन लिया है। तभी हमारा एमसी वापस आता है, उससे क्या लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ लुओ, लेकिन जैसे वो वापस आता है तभी अचानक से कोई धक्का देने के बाद उसे बेड पर फेंक देता है, जिसको देखकर हमारे एमसी कुछ भी समझ नहीं आता और उससे क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो लुओ होती है यानी कि वही जिनसिंग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ उसके कपड़े को उतारने लगती है और जिस पोजीशन में आकर वो बैठ जाती है हमारे एमसी के ऊपर, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शर्म के मारे जोर से चिल्लाते हो कि इससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने की कोशिश करने में लगी हुई हो। तभी लुओ वहाँ पर वापस से खड़ी हो जाती है और उससे क्या लगता है कि मैंने अपना काम पूरा खत्म कर दिया है, और हमें पता चलता है कि हमारे एमसी के जो घाव था उसके पेट पर वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जहाँ पर लुओ से बताने लगते है कि जब तुम्हारी वो नोज ब्लीड आने में लगी हुई थी तो स्टेज पर वहाँ पर तुम्हें मैंने देखा था कि तुम्हारी जो कुछ मर्डिन से तुम्हारे बॉडी के अंदर वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी। अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो तुम्हारी जो बॉडी है इससे इफेक्ट पड़ जाएगा एनर्जी सोर्स में, और जब तुम अपने डैड को मिलने के लिए गए थे वही बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए, लेकिन अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसीयू जिनसिंग से कहने लगता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा जो तुमने मेरी जान बचा ली। जहाँ पर वो उससे कहने लगते कि जो चीज तुमने मुझसे करने के लिए कही थी वो मैंने कर दी। ये बात सुनकर एमसी भी काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हमारे एमसी ने जो रिंग तोड़ने के लिए उससे कहा था पासवर्ड उसका, वो इस लुओ ने हैक कर लिया है, जिसको देखकर वो काफी खुश होते, उससे कहने लगता है कि अमेजिंग, आखिरकार अंत में आकर ये कंपटीशन खत्म होने से पहले ही तुमने इस काम को खत्म कर लिया है, ये काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और तभी भी लुओ हमारे एमसी का हाथ पकड़ती है और उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी सारी की सारी इसकी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से बदल दी है, जिसको देखकर हमारा एमसी का चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है क्योंकि वो जो लुओ है वो काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है एमसी को, उससे कहने लगती है अब इस रिंग को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही ओपन किया जा सकता है, तुम्हें बस इस पैटर्न के रिंग को टच करना है, आई मीन रिंग के पैटर्न को टच करना है और तुम्हें मेडिटेशन करना है वर्ड्स को, और अपने हाथों से वो हमारे एमसी को रिंग पहना देती है। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन को महसूस करती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और पूरी तरह से लाल पड़ जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि भाई साहब उसने उसे रिंग पहना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की ने हमारे एमसी को प्रपोज कर दिया, एक तरीके से मानो तो। अब इस जिनसिंग ने हमारे एमसी की सारी मेमोरीज को पढ़ दिया है, तो ये पता चल चुका है कि इसके रियल वर्ल्ड में ऐसा करने से क्या होता है, जिसको देखकर वो इतने शॉक हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो शर्म के मारे पूरी तरह लाल पड़ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से इस रिंग को खोल कर देख लो, जो भी तुमने सोच रहे हो वैसा कुछ भी
मैं सोचे तो, और दोनों के मुंह से ही सही शब्द नहीं निकल रहे होते, तो हमारा एमसी भी कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर वो लिटिल जिनसिंग उससे कहने लगती है कि तुम जहाँ पर कुछ टेस्ट करना चाहो, आफ्टर ऑल इतनी मेहनत जो की है हमने, और हमारा एमसी भी लाल पड़ जाता है उसको देख करने के बाद। वाओ। और तभी वो जैसे ही उस रिंग को टच करता है उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आफ्टर ऑल यही तो मेरा चांस है इस टमोरो वाले जो कल का मैच होने वाला है वो इस रिंग पर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स मिल जाएंगे अच्छे वाले, और उसको ओपन करने लगता है और ओपन वाला शब्द को ट्रिगर करता है तो वहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकती है, जहाँ पर वो लिटिल जिनसिंग उसे बताने लगती है कि इस स्टोरी की जो अपीयरेंस है, इस रिंग की जो अपीयरेंस है वो इस तरीके से है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारे जमाने के हमारे वर्ल्ड के गेम की इन्वेंटरी की तरह है। तभी लिटिल जिनसिंग चारों तरफ से जो देखती है उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले सोचा है, भले ही ये चीजें वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, लेकिन इस वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड से करस्पॉन्डिंग जरूर होगी, और तुम अनदर डायमेंशन से ट्रेवल करके आ चुके हो इस वर्ल्ड में। क्या ये दोनों की दोनों चीजें रिलेटेड है? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है हम इस मैटर के बारे में ये कंपटीशन खत्म होने के बाद सोचेंगे, वैसे भी इसके बारे में ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और तभी वो उस पूरी की पूरी स्टोरेज रिंग को सर्च करने लगता है। उसे कई सारे ऐसे आइटम्स मिलते हैं जो कि उसे नए थे, और ढूंढने लगता है कि जो बंदा जिससे वो रिंग लेकर आया हुआ है वो यंग मास्टर, आपको याद ही होगा, आखिरकार उसकी जो सीक्रेट मार्शल आर्टिस्ट है उसकी बुक को, उस बुक को हासिल करने के बाद काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि जो ब्रिस्क मून स्वॉर्ड टेक्निक है, जब मैं उसके साथ बैटल करने में लगा हुआ था तब उस बंदे ने इसी टेक्निक के बारे में मुझसे मेंशन किया था, क्योंकि ये जो मार्शल आर्टिस्ट है ये टेक्निक है वो किसी और बंदे के द्वारा ली गई थी, जहाँ पर यंग मास्टर ने बताया था हमारे एमसी को कि इस फैमिली को आई मीन इस सिल्को जांग फैमिली के किसी बंदे को सिखाया नहीं जाता, तो मुझे अपने ही ब्रदर को मारना पड़ा इस टेक्निक को हासिल करने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं दूसरे लोगों के सामने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी हमारा एमसी उस लिटिल जिनसिंग से कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, तो ये मैं भी जानता था कि ये जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो इस चीज को कहीं ना कहीं सेफ जगह पर और अपने सबसे ज्यादा नजदीक छुपा कर रखेगा। फाइनली अब इसकी जो टेक्निक है वो मेरे हाथों में लग चुकी है और ये मेरा की पॉइंट बनेगा कल के मैच को जीतने के लिए। ये बात सुनने के बाद लिटिल जिनसिंग उससे कहने लगते कि तो अच्छा तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस पर डिपेंड होने में लगे थे, लेकिन यंग मास्टर आई मीन मास्टर आपको ये बात तो भूल गए होगे कि इस तरह की टेक्निक को इंटरप्ट करने के लिए, इस तरह से सीखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्ज मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास जितने स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद है उनको देखकर लगता नहीं है मुझे। लेकिन हमारा एमसी उस बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कि आखिरकार ये क्या सोच रहा है भाई, और वो रोना चालू करने लगता है, जिसको देखकर वो कहने लगती है तुम्हारे लुक को देखकर ऐसा लगता है इस मैटर में तो मैं भी कुछ ना कर सकती। वो सोच रहा था कि यहाँ पर इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। तभी वो बंदा अपनी रिंग को देखते उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि इस मैटर में ज्यादा कुछ करना है हमें। जैसे कि तुम जानते कि जो रिंग है वो हमारे उस जांग फैमिली के यंग मास्टर की है, और इस स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा, अरे कुछ नहीं तो स्पेशल स्टोन जरूर मौजूद होंगे, चलो देखते हैं कितने हैं। ये बात देखने के बाद वो लड़की मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये बंदा बिल्कुल भी अपने आप को गिल्ट महसूस नहीं करवाता और पूरी तरीके से स्वाइप कर हर तरफ सर्च करने लगता है कहाँ है भाई स्पिरिचुअल स्टोन, और क्या लगता है कि अगर मैं ध्यान से इस पूरे की पूरे स्टोरेज को देखता हूँ और पता करता हूँ कि कहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन, तो मुझे वो मिल ही जाएंगे। और तभी उसे मिल जाते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है 99999 और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, और उस पर क्लिक करने लगता है और क्लिक करते कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इन स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल कर लूँ और ले लूँ तो ज्यादा फायदेमंद वाली बात होगी। तभी वो लिटिल गर्ल उसे रोकते और उससे कहने लगती कि जरा 1 मिनट रुको ये वैन, आखिरकार तुम ये बात भूल रहे हो जो क्वांटिटी यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स की लिखी हुई है तुम वो तो देखो। और वो लेकिन वो बंदा उस बटन को दबा देता है, तभी वहाँ पर बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन्स आने लगते हैं, उसमें से निकलने लगते हैं, जिससे कारण वो पूरी तरीके से बह जाती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ये वैन। लेकिन हमारे एमसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है। लेकिन भाई साहब हमारा एमसी कहता है क्या तुमने कुछ कहा मुझसे, और भाई साहब ये होती है पैसों की पावर, पता कहते नहा रहा है पैसों में भाई साहब, स्पिरिचुअल स्टोन कह लो सीधे शब्दों में। जहाँ पर वो उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे ये दिन वैन कहकर नहीं बल्कि मैं तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत डिस्गस्टिंग हो। लेकिन जब इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन को जो लड़की देखती है तो उससे क्या लगता है कि भले ही यहाँ पर इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स है, लेकिन ये सारे के सारे लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। अगर तुम्हारे पास इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल स्टोन्स है कुछ तो वही काफी होंगे, लेकिन इस बंदे को इतने ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत क्यों पड़ गई, और सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को वो अपने स्पेस रिंग में रखा हुआ था। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है किसे पता, मे बी शायद ये से अच्छा लगता होगा, पैसा होने की फीलिंग का अलग ही चीज होती है। तभी हमारे एमसी को एक टोकन दिखाई देता है, उसको क्या लगता है कि इस टोकन पर तो जांग जी लिखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद लिटिल जिनसिंग उससे पूछने लगती है कि ये बंदे का नाम है लेकिन हमारा एमसी उस टोकन को फेंकने के बाद उससे कहने लगता है कि खैर इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये चीज अब हमारे लिए इतनी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं बची है।
अब समय आ चुका है कि हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। और इसी तरीके से पूरे के पूरे दिन गुजर जाता है और रेस्टिंग एरिया में दिखाया जाता है सेकंड डे को, जहाँ पर लिटिल जिनसिंग उससे पूछ लगती है कि आपको कैसा फील हो रहा है मास्टर, जहाँ पर वो अपने हाथ को घुमाकर उससे कहने लगता है कि मुझे कोई भी दिक्कत वाली महसूस नहीं हो रही है चीज। अभी तक जो मैंने कल रात को जो टेक्निक सीखी थी उसको मैंने ठीक से आजमा कर नहीं देखा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से पावर से भरा हुआ हूँ। अब हम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट करने के लिए जा सकते हैं। और तभी हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग उसे चीयर कर रहे हैं, खासकर वो लिटिल जिनसिंग और उसकी बिग सिस्टर और बिग ब्रदर। तभी हमारा एमसी अपने फादर की तरफ देखता है और उसके फादर भी उसे देखने लगते हैं, जिसको देखकर वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं फाइनली इस मैच को जीत सकता हूँ। लेकिन वो रेफरी उसके अपोनेंट को ढूंढने लगता है और क्या लगता है कहाँ है भाई कहाँ है, और मन में सोचते हमारा एमसी को देखकर क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ चला गया जो मुझसे फाइट करने वाला है। अभी तक जो डोंग फेंग बाई है वो स्टेज पर क्यों नहीं आया है, क्या यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है डोंग फेंग बाई के रेस्टिंग एरिया पर कोई वहाँ पर स्लैम करता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने इस तरह की मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया, जो चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी पहले, क्या तुम उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुके हो। और इसे चिल्लाने वाला वही एल्डर होता है जो कि पहले मैच देखने में लगा हुआ था स्टार्टिंग में। और तभी ये बंदा उससे कहने लगता है कि जो डिसिपल है उसने उस प्रोबेबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया था जनरल में, और ना ही उस असेंबली में, और ना ही मैंने किसी भी रूल को तोड़ा है। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जनरल असेंबली है वो उसने मना नहीं किया है किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो फालतू की टेक्निक का इस्तेमाल करे। लेकिन तुम ये बात अभी भी भूल रहे हो कि तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो और तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स में आते हो जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। भले तुम इस साल पास ना कर पाओ तो तुम्हारे पास अगली साल भी है, अगर तुम अगली साल भी नहीं कर पाओ तो उसके बाद भी तुम्हारे पास समय है, और तुम उसके बाद एक ना एक दिन इनर डिसिबल जरूर बन जाओगे। तो तुम ही बताओ कि आखिरकार तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि जो मेरी लिटिल सिस्टर है आकिंग उसके पास नेक्स्ट साल का बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। और जब ये एल्डर ये बात सुनता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है कि आकिंग के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। जहाँ पर उसके डिसिबल उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे और मेरी सिबलिंग को यानी कि मेरे सिस्टर को इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया है अभी तक इतने सालों तक। लेकिन अगर मुझे आकिंग की डिसीज को या फिर उसकी बीमारी को जल्दी जल्द ठीक करना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे कहने लगता है कि तो तुमने अपना जो मन है वो बना ही लिया है और तुम उस इंट्रोडक्टरी स्किल का इस्तेमाल करना चाहते हो इनर डिसिबल बनने के बाद। भले ही तुम इसने ज्यादा इस मेथड का इस्तेमाल कर लो इनर डिसिबल बनने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो मार्शल पाथ है वो यहाँ पर खत्म भी हो सकता है, क्या तुम ये बात भूल रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो उसका जो मास्टर है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि जो डिसिपल है वो आपका वो मार्शल आर्टिस्ट ना ही फेमस बनने के लिए सीखने में लगा हुआ है ना ही बेस्ट बनने के लिए सीखने में लगा हुआ है, बल्कि वो अपनी फैमिली को हेल्दी देखना चाहता है और अपनी लाइफ में वेल्थ दिखाना चाहता है अपनी फैमिली को, और यही मेरा मार्शल पाथ है और मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा भी नहीं। ये बात सुनने के बाद उस एल्डर को उस पर गुस्सा आ जाती तो खड़ा होकर वो ऑलमोस्ट उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, वो भी काफी जोर से। इसको देखकर वो उसको थप्पड़ मार नहीं पाता क्योंकि वो काफी तो कॉन्फिडेंस लग रहा है वो बच्चा, और अपनी हार मान लेता है वो एल्डर और उसे जाने के लिए वहां से कहने लगता है और जाते जाते देखकर कहने लगता है कि ये कितना स्टूपिड डिसिपल है मेरा। और इस बंदे के स्टेज पर आने के बाद सभी लोग उसे अनाउंस कर देते और हमारा एमसी देखकर उसे कहने लगता है कि डिफॉल्ट से जीतना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और वो बंदा वहां पर रेफरी से माफी मांगने लगता है कि वो लेट आया और वो हमारे एमसी से फाइट करने के लिए रेडी है। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये जो बंदा है इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए, और एक दूसरे के सामने अपना सर झुकाते हैं। और तभी वो रेफरी अनाउंस करने लगता है कि जबकि दोनों के दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स यहाँ पर आ चुके हैं तो हमारा जो फाइनल कंपटीशन है इस साल का वो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि फेलो ब्रदर। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शॉक होता है और बंदा उससे कहने लगता है कि कुछ भी नहीं। और फाइनल की इनकी जो ताबड़तोड़ बैटल वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। स्टार्ट होते ही वो बंदा अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है यानी कि हराने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपनी इलेक्ट्रिक बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है ताकि वो उसे हरा सके। लेकिन वो बंदा भी काफी स्लो नहीं बल्कि में काफी ज्यादा तेज होता है और हमारा एमसी डॉज कर लेता है, लेकिन देखता है कि हमारे एमसी ने उसके बंदे के पैर को बांध दिया है अपनी टेक्निक से और उसने अपनी रेस्ट बॉडी थंडर बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद उसका फादर और वो जिनसिंग काफी शॉक हो जाते हैं। और तभी वो बंदा उसकी पावर देखने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, ये काफी तो ऑनर वाली बात है कि मैं तुम जैसे स्किल्ड बंदे के साथ फाइनल मैच में फाइट कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम भी बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वार्म अप है वो यहाँ पर खत्म होता है और वो अपनी सारी की सारी जितने भी जाल उसने बिछाए थे उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर वो बंदा बिल्कुल भी घबराता नहीं है। और तभी उस स्टेज पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि वो स्टेज ऑलमोस्ट टूट जाती है, लेकिन उस बंदे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमारे एमसी को देखने में कामयाब रहता है। हमारा एमसी कहीं भी जाए लेकिन वो उसे नोटिस कर लेता है और पीछे से हमारा एमसी जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो बंदा उसको मारने में कामयाब रहता है और वो नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे से हमारा एमसी उस पर अटैक करने वाला है। लेकिन हमारा एम जैसे उस पर अटैक करता है तो वो बंदा उसको नोटिस करते हुए उसको पीछे मुड़कर देखने लगता है, जिसको देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है एमसी और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इस सामने वाले अपोनेंट की जो स्पीड है वो वाकई में मेरी लाइटनिंग बॉडी के मुकाबले में बिल्कुल बराबर है या फिर ज्यादा ही कह सकते हो।
ये मेरा अपोनेंट वाकई में बहुत ज्यादा टफ है। और तभी वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है और किसी तरीके से अपनी चेन का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने में कामयाब भी रहता है। लेकिन वो बंदा अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसकी चेन को तोड़ देता है, जिसको देखकर एमजे कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत आकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वो बंदा फाइनली अटैक करने के लिए रेडी होता है और बीच में जाकर एक धमाका होता है और अपनी टेक्निक से वो बंदा हमारे एमसी के स्ट्रैप को तोड़ने में कामयाब रहता है। तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट, आखिरकार इस बंदे को पता कैसे चला कि आखिरकार मैं यहाँ पर ट्रैप बिछाने में लगा हुआ हूँ उसके लिए। और ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। इसको देखने के बाद सारी की सारी एनर्जी वहां से रिलीज होने लगती है और सभी लोग भी इसको देखने में कामयाब रहते हैं और वो बंदा भी समझ जाता है कि ये तो ट्रैप्स हैं। फाइनली अपनी स्वॉर्ड उठाकर उससे कहने लगता है कि अब मेरी बारी है और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर उसका बिग ब्रदर उसके डैड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। और उसका बिग ब्रदर कहने लगता है कि हमारा जो यंग ब्रदर का जो पैटर्न है वो उसके अपोनेंट के द्वारा देख लिया जा चुका है। ये बात सुनने के बाद उसकी बिग सिस्टर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस पैटर्न की बात करने में लगे हुए हो? ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी थंडर रस्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्या? इसमें कौन सा ट्रैप हो गया? तभी हमारा एमसी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका ब्रदर उसे एक्सप्लेन करते हुए बता रहा होता है अपनी सिस्टर को कि जो थंडर रास टेक्निक है उन्हें कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही हमारा जो यंग ब्रदर है वो मार्शल आर्टिस्ट प्रोग्रेस की काफी ज्यादा तेजी से होने में लगी हुई है, लेकिन इसने अपनी ज्यादातर ट्रेनिंग है वो क्विनफिन माउंटेन में की है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसने उन बीस्ट से फाइट किया है जो उनके पास बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी। और ये काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी हो सकता है इस बंदे के लिए। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस बंदे के मुकाबले ठीक से नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल भी तो है और पीछे जाकर पीछे चला जाता है उसके अटैक से, जहाँ पर उसका ब्रदर उसे बता रहा होता है अपनी सिस्टर को कि भले ही हमारे जो ब्रदर ने वहां पर ट्रेनिंग की है, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो कि हमारे यंग ब्रदर को अब उसकी आदत पड़ चुकी है उसके पैटर्न को इस्तेमाल करने की, क्योंकि अभी तक इसने सिर्फ और अपनी फाइट टेक्निक बीस्ट से की है। तो उन्होंने उसे बीस्ट को हराने के लिए इसने इन्हीं टेक्निक और ट्रैप्स का इस्तेमाल किया था। तो अब उसे बिल्कुल भी पूरी तरीके से बोले तो आदत ही पड़ चुकी है, वो भी गंदी वाली। और तभी हमारा एमसी उन चेन्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो बंदा उन चेन्स को भी तोड़ने में कामयाब रहता है। और बिग ब्रदर बता रहा होता है कि जिस तरीके से वो ट्रैप बिछाता है, चुपके से अटैक करने लगता है पीछे से ताकि वो उस बीस्ट को हरा सके और अपोनेंट का इंतजार करता है कि किस तरीके से वह अपोनेंट को हरा सके और उसे वीक करने के बाद डायरेक्ट अटैक कर सके। और एक बार उसको अपोनेंट की विल को पूरी तरीके से कमजोर कर दे तो उसके बाद वो अपनी डिस्टेंस को उससे क्लोज करेगा। लेकिन तभी जैसे ही हमारा एमसी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो बंदा उसके अटैक को नोटिस कर लेता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो उस दूसरी तरफ उसका बिग ब्रदर उसका देखकर उसे अपनी सिस्टर को बताता है कि इसका जो पैटर्न है वो सिंपली काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा उन बीस्ट्स के खिलाफ, लेकिन तुम उनका जो अपोनेंट है अगर वो अपोनेंट बिल्कुल भी बिल्कुल उसी की तरह निकला है तो वो काफी ज्यादा कठिन होगा इसके हराने के लिए। और हमारे एमसी को ये दिख भी रहा होता है और वो अपनी थंडर बॉल का इस्तेमाल करने लगता है उसे हराने के लिए, जहाँ पर उसका ब्रदर उससे कहने लगता है हमारा जो यंग ब्रदर वो अभी तक उसको बिल्कुल भी आदत नहीं हुई है किसी रियल बंदे से फाइट करने की। और तभी एक पावरफुल अटैक हमारे एमसी पर लगता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है और ऊपर देखता है कि वो बंदा ऊपर से उछलकर अटैक करने वाला होता है। तो हमारा एमसी भी हार नहीं मानता और अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा स्माइल करता है। और जब दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं तो वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास काफी ज्यादा ट्रिक मौजूद है। ये बंदा मेरा जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अगर 2 डेज पहले जो कोई मेरे कल्टीवेशन करने से पहले अगर मैं इस बंदे से फाइट करता तो मैं अभी तक हार चुका होता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बहुत ज्यादा अजीब चीज है कि मेरे कोई भी जो ट्रैप्स हैं और जो टैक्टिक्स हैं वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी वो वापस से अपनी एनर्जी को चारों तरफ से रिलीज करता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अपनी नई मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद ऑडियंस काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चारों तरफ बहने लगती है और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट होने वाले मेटल के आइटम होते हैं वो मूव करने लगते हैं, यहाँ तक कि उस बंदे के भी शॉट। ये देखने के बाद वो बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या मेरे हाथ इस तरीके से शेक क्यों कर रहे हैं? और हमारे एमसी को बोलता है कि तुम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल बना लेता है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी से भरा हुआ है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और हमारा एमसी स्माइल मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे और एक झटके में वो अपने अपोनेंट के सामने आ जाता है। उसका अपोनेंट इसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और तभी हमारा एमसी अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है थंडर वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और हमें बताने लगता है कि अगर मैं सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्कल वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मैं इसे हराने में कामयाब रहूंगा। और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वो सीधे उसकी तरफ छोड़ देता है, एक ऐसी एनर्जी बनाता है मतलब एक सर्कल बनाता है एनर्जी का जो कि थ्रो कर सके इसको। और जब वो हमारा एमसी उस सर्कल के थ्रू से निकलता है तो उसकी स्पीड पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखकर वो बंदा काफी शॉक हो जाता है और हमारा एमसी थंडरबोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके अपोनेंट को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका अटैक को रोकने की कोशिश करता है उसका अपोनेंट, लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता रुकने के बाद भी और उससे क्या लगता है कि अभी तक मेरी जो अटैक है वो रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। लाइटनिंग चेन का इस्तेमाल करता है उसके बाद और वो चारों तरफ घुमाने लगता है जिससे कि उसकी एनर्जी हर तरफ रिलीज होने लगती है और इस बार उसके सर्कल छोटे हो जाते हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं
और वो उन सर्कल के थ्रू अपने अटैक को भेजता है, क्योंकि जिससे कि इनकी स्पीड और पावर बढ़ जाती है काफी। लेकिन वो हमारा जो अपोनेंट है एमसी का, वो ना किसी तरीके से डॉज तो कर देता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए भी कूद पड़ता है। तभी हमारा एमसी एक सर्कल अपने पीठ के पीछे बना अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, ताकि वो उसके पीछे से निकल सके, वो भी फुल स्पीड में। एक थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है इस सर्कल का हमारा एमसी। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? और उसके इतनी स्पीड का इस्तेमाल कर बचने में भी कामयाब रहता है, जिसको देखकर उसके अपोनेंट को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तभी एमसी उससे क्या लगता है, मैंने ये टेक्निक काफी ज्यादा समय पहले ही प्लान कर रखी हुई थी, लेकिन जो मेरा जो अपोनेंट मेरे ट्रैप्स के द्वारा नहीं फंसेगा तो मैं पूरी तरीके से तबाह हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद उसका अपोनेंट उससे क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में आज तक बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था, ना ही मुझे पता था कि जो थंडर रश हैंड है इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ये मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज्यादा ट्रिक क्यों नहीं बची है पहले के मुकाबले में। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 मूव और इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हें हराने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। और वो काफी ज्यादा सर्कल्स उसके चारों तरफ बुला लेता है, लेकिन उसका अपोनेंट भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे आंखों में जो लुक है वो मैं उसे सीख समझ चुका हूँ। और तभी हमारा एमसी एक चुटकी बजाता है, जिससे कि कई सारे सर्कल्स एक साथ सामने आ जाते हैं। और हमारा एमसी फाइनली अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म दिखाते हुए उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ अपने मैच को जीतने के लिए। तभी उसका अपोनेंट जब हमारे एमसी की पावर को देखता है तो उससे कहने लगता है, इस कंपटीशन में तुम्हारी जो स्किल लेवल है वो वाकई में हाई है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंपटीशन को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। जैसे हमारा एमसी उस अपोनेंट पर अटैक करने लगता है अपनी फुल फोर्स के साथ, तो उसके अपोनेंट की बॉडी अचानक से येलो कलर में चमकने लगती है और वो हमारे एमसी के अटैक को अपने हाथों से रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा जो अपोनेंट है वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और जमीन पर फेंकने के बाद उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है असली फाइट का स्टार्ट करने के बारे में। और अब हमारी फाइट स्टार्ट होती है और तभी वो बंदा हमारे एमसी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसको देखकर हमारा एमसी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अभी अभी इस बंदे के द्वारा मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया गया, आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक अजीब तरीके की एनर्जी से घिरी हुई है। और उसके बाद इस बंदे ने जैसे मुझे पंच मारा तो मैं आसमान की तरफ उड़ पड़ा, लेकिन जो फीलिंग मुझे आने में लगी हुई है इस बास्टर्ड का जो अटैक की पावर थी वो वाकई में बहुत ज्यादा थी। आखिरकार मैं और ज्यादा कितना उड़ने वाला हूँ आसमान की तरफ। भाई साहब उसके अपोनेंट ने क्या ही पंच मारा है, हमारा एमसी आसमान की तरफ उड़ चुका है, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर। तभी उसका अपोनेंट भी हार मानने के लिए तैयार नहीं और अपनी सारी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है और वो भी आसमान की तरफ कूद पड़ता है हमारे एमसी से फाइट करने के लिए, जिसको देखकर हमारा एमसी कहीं शॉक हो जाता है। तो वो अपनी उन्हीं सर्कल का इस्तेमाल करने लगता है उसे हराने के लिए और वो उन सर्कल का इस्तेमाल कर अपने अटैक को और पावरफुल बना देता है 3 सर्कल का इस्तेमाल करके। और दोनों के दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं, लेकिन उसका अटैक जब काम नहीं करता तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे अटैक तो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तभी उसका अपोनेंट भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। उसके अपोनेंट की बॉडी से अजीब तरीके की एनर्जी रिलीज होने में लगी होती है, जो कि वाकई में सरप्राइजिंग है, काफी ज्यादा पावरफुल भी लगने में लगा हुआ है। बंदा हमारे एमसी पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और तभी वो हमारे एमसी को जाकर पकड़ लेता है ताकि वो उससे आगे बढ़ सके और अपनी ही शेडो का इस्तेमाल करते हुए वो फुल फोर्स का इस्तेमाल कर एमसी के नजदीक आ जाता है, जिसको देखने के बाद एमसी काफी शौक होते हुए चिल्लाते हुए क्या लगता है कि शिट यहाँ पर ये न्यूटन्स के लॉ नहीं है क्या इस वर्ल्ड में, ये तो न्यूटन्स की लॉ की वाट लगाने में लगा हुआ है। मैं वाकई में इस तरीके से मर जाऊंगा अगर जिस तक चलता रहा तो। और इतनी तरीके से उसके बच से बचने के लिए वह भी उसके न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ प्रेशर जनरेट करने के बाद और भी इधर आ जाता है और कहने लगता है कि अब तुम मुझसे बच के दिखा, तुझे तो अब बताता हूँ। और इतना करने के बाद एक बहुत बड़ा पावर का गोला उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह बंदा हार नहीं मानने वाला और उसकी जो येलो कलर की परछाई होती है जो एनर्जी से बनी होती है वो भी उसके काफी नजदीक आ जाती है और वापस से कंबाइन होने के बाद वो बंदा उस बॉल को तोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसको देखने के बाद तो हमारा एमसी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो बंदा तो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास बढ़ते बढ़ते कहने लगता है कि इस तरह के जो भी अटैक्स हैं वो मुझ पर काम नहीं करने वाले। दूसरी तरफ हमारा एमसी दूर से अपनी एनर्जी की बड़ी सी स्वॉर्ड बनाकर उसकी तरफ थ्रो कर देता है और उसकी एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाने के बाद कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ ब्रिस्क मून टेक्निक, न्यू मून को, क्योंकि जो टेक्निक है वो से उस यंग मास्टर से मिली थी, जहाँ पर उस टेक्निक को रीड करने के बाद ये लड़की हमारे एमसी से कह रही होती है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम इस इनिशियल मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करना चाहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जो डैड है उन्होंने ये इस्तेमाल करने से तुमसे मना किया था क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कह लगता है कि ये टेक्निक बस एक फॉर्म है, जब उस बंदे के साथ में फाइट करने में लगा हुआ था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक को प्रैक्टिस किया था, उसकी मूवमेंट और भले ही वो काफी ज्यादा सिमिलर थी देखने में, लेकिन मेरा जो ओपोनेंट है वो ये जानता है कि इनिशियल मार्शल आर्ट स्किल क्या होती है। अगर मुझे अपने ओपोनेंट को हराना है तो मुझे उसके बराबर तो कम से कम जाना ही होगा। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितनी ज्यादा पावरफुल निकाल पाओगे पावर को। जब हमारा एमसी अपनी पावर को थ्रो करता है तो ये बंदा देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो याद करते हुए कहने लगा होता है कि किस तरीके से मैंने इस टेक्निक का काफी बार प्रैक्टिस की है, जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करूंगा तब तक पता कैसे चलेगा। और तभी एक सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश को उसकी तरफ मारने लगता है, जो स्लैश जब जमीन पर गिरती है तो वो काफी ज्यादा तबाही मचा देती है
और उसका इस्तेमाल करते हुए एमसी कहने लगता है कि भले ही जो मेरी एस्टिमेशन पर डिपेंड करती है कि इसकी जो अमाउंट है पावर वो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी कितनी ज़्यादा घटेगी, लेकिन किसी तरीके से वो वैसे जे अटैक जैसे ही उस बंदे से टकराता है तो उसको ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है, जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो इसके मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जो स्टूडेंट नीचे से उसकी उनकी फाइट को देखने में लगे हुए होते हैं वो उसको देखकर कहने लगते हैं कि भले ही जो हर साल यहाँ पर ये वेन्यू पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, लेकिन मैंने इस तरीके से इसे तबाह होती है कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तभी दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि आखिरकार इसमें इतने ज्यादा डरने वाली कौन सी बात है, क्योंकि ये जो वेन्यू है वो वापस से ठीक हो जाएगा और सारा का सारा खर्चा युआन सेक्ट के द्वारा कवर किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी विनर होगा उसको भी प्रमोशन रिसीव होगा और वो इनर डिसिपल बन जाएगा जल्दी। और जब वह समय आएगा तो उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो यही जगह को तो 2-3 बार खरीद लेगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे ओपिनियन को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल के जो 2 कंटेस्टेंट हैं वो कैसे लग रहे हैं। उनको फाइट करते हुए वो बंदा देखकर कहने लगता है ये जो 2 कंटेस्टेंट है जो फाइट करने में लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी फ्लाइंग टेक्निक या फिर फ्लोटिंग टेक्निक जैसी कोई भी चीज नहीं जानते। दूसरी बात, वे अपनी स्वॉर्ड को फ्लाइंग के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो इतने समय से हवा में उड़ने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो फाइट भी करने में लगे हुए हैं और जमीन पर भी नहीं आए इतने समय से। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने अपोनेंट से कहने लगता है कि जो ओरिजिनल है वो इसके मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरा जो अटैक है वो अभी भी यहाँ पर काम करने में लगा हुआ है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। और ये ताबड़तोड़ फाइट चलने में लगी होती है तो उसके डैड, उसकी सिस्टर और उसका बिग ब्रदर दोनों दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। और वो जिनसिंग भी उसे देख रही होती है और सभी के सभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या ये वाकई में किसी होतन लेवल के बंदों की फाइट चलने में लगी हुई है। यहाँ तक कि ये तो जानते भी नहीं है कि किस तरीके से स्वॉर्ड को या फिर अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया जाए या फिर कोई टेक्निक वगैरह। लेकिन इतने समय से वे लोग जमीन पर उतर कर नहीं आए। वाकई में इस साल कंपटीशन देखने में मजा आ गया, हमारा जो पैसा है ना टिकट का वो पूरा वसूल हो गया। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही हम लोग यहाँ पर काफी समय से उड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बंदे को देखकर लगता नहीं है कि ये बिल्कुल भी थका हुआ है। दूसरी तरफ हमारे एमसी का अपोनेंट उस पर कूद पड़ता है वापस से अटैक करने के लिए। ये तो बस एक एनर्जी वेव है, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और सुपर फास्ट छलांग लगा देता है आसमान में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं ब्रिस्क मून टेक्निक का भी इस्तेमाल करने लगता है, जो कि मून क्रिसेंट वाला फॉर्म है उसकी। और जब उसका अपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को देखता है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस जैसा क्रॉस जैसा साइन बनकर उस अपोनेंट पर जा रहा है। तभी जो जिनसिंग है वो उसकी फाइट को देखती है तो उसकी पूरी की पूरी जो स्मूदी है या फिर वो जो भी ड्रिंक करने में लगी थी वो खत्म हो जाती है और कहने लगती है कि लो भाई मेरा सारा का सारा पानी खत्म हो चुका है। और जो भी ड्रिंकिंग वगैरह है वो वापस से लेने के लिए जाने लगती है तो उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर कुछ लोग बात करते हुए कहने में लगे हुए थे कि जो डोंग फेंग एल्डर का जो अप्रेंटिस है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना तो पड़ेगा। और ये कोंग मिंग का जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और वो अपने दूसरे स्टूडेंट से कहने में लगा होता है ये एल्डर की तरह अपने अप्रेंटिसशिप तो देखो कितने ज्यादा एंजॉय करने में लगा हुआ है कंपटीशन को। ये फाइट उसकी खुद की फाइट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने हमेशा तो ये सोचा था कि डोंगफेंग एल्डर का जो अप्रेंटिस है वो वाकई में पावरफुल है, लेकिन मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि इसने जब से ओवरलोड टेक्निक को सीखा है ये इस तरीके के लेवल पर पहुंच जाएगा। ओरिजिनली में मैंने ये सोचा था कि ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये जिन वैन है वो भी इतना पावरफुल होगा कि ये दोनों को दोनों वाकई में होता है लेवल पर भी मौजूद है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला। और शायद जो एल्डर का अप्रेंटिस है उसका ये आखिरी कंपटीशन होगा जिंदगी का। आफ्टर ऑल एल्डर का जो अप्रेंटिस है वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर फाइट करने में लगा हुआ है। आई मेरी बात ध्यान सुनो, आखिरकार जो जियाओ किंग की लिटिल सिस्टर है उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा, तो वो आखिरी बार आर या पार की बात कर रहा है, जहाँ पर इन दोनों की फाइट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और कई सारे इमेजेस जनरेट करता है। तो एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि ये मिरर इमेजेस क्रिएट करने में लगा हुआ है और वो बंदा अपने हाथों को मिलाने के बाद उन मिरर इमेजेस को हमारे एमसी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होते हुए हार नहीं मानता और उन सभी के सभी इमेजेस को काटने लगता है। इस मौका फायदा उठाते हुए उसका दुश्मन उसकी तरफ जाता है तो एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और उसे चोट लग जाती है और वो कहने लगता है कि शिट, क्या ये मेरा जो विटल स्पॉट है अभी अभी उसे हिट भी कर पाया नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो बंदा नीचे की तरफ गिरने लगा है और एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इस बात को देखने के बाद और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे ही लगा था कि मैंने इसकी बॉडी को इतना ज्यादा बुरी तरीके से हिट कर दिया है। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है कि ये इनिशिएट मार्शल आर्ट का जो ड्रॉबैक है वो इसके ऊपर आने में लगा हुआ है। क्या ये वाकई में इतना पावरफुल है? लेकिन जहाँ पर इसका जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही रेडी है। अगर ये हार मान गया तो इसकी लिटिल सिस्टर बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो इस मोटिवेशन के साथ वो वापस से फाइट करने के लिए आ जाता है। ये देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? ये वाकई में ये पर्सन अपनी जिंदगी दांव पर लगाने में लगा हुआ है, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने सारी की सारी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है इस बार और अपने सारे के सारे शेडो क्लेंस को उसका इस्तेमाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एमसी इसको देखकर काफी कंफ्यूज और सरप्राइज होता है और अपनी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर उस बंदे को पीछे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिससे कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। लेकिन इसके पास ज्यादा समय बचता नहीं है और किसी तरीके से वह एमसी की स्वॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहता है।
और आखिरी मूवमेंट पर वो सारे के सारे अपनी बॉडी के 5 क्लोन्स बनाकर उसके चारों तरफ फैला देता है, जिससे कि हमारे एमसी को वहां से हिलने का बिल्कुल भी मौका न मिले। और तभी अचानक से हमारा एमसी अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है, अंतरात्मा है, मैं यहाँ पर क्यों आ चुका हूँ अपने स्पेस में? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही थक गया और गलती से यहाँ पर आ चुका हूँ? लेकिन तभी जो हमारी जिनसिंग होती है वो उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इस स्पेस में बुलाया हुआ है, आखिरकार मैंने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं तुम्हें जब चाहे यहाँ पर बुला सकती हूँ। और ये बंदी भी यानी कि ये लड़की भी हमारे एमसी का स्पेस का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। ये बात जानने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ क्योंकि उनकी फाइट चल रही होती है, अगली तरफ हमारा एमसी यहाँ पर अंदर आ चुका है और उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अभी भी मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट पर फाइट करने में लगा हुआ हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो अटैक है वो बहुत ज्यादा क्लोज आने में लगा हुआ है, ये हिट करने वाला है मुझे। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बंदा है वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला, क्योंकि इसके जो कल्टिवेशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से यूज हो चुका है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जैसे ही इसका पावरफुल अटैक हमारे एमसी को लगने वाला होता है तो वो किसी के तरीके से डॉज कर लेता है। और तभी लिटिल जिनसिंग हमारे एमसी को समझाती है और उसे बताने लगती है इसी कल्टिवेशन के बारे में। ये बात जानकर एमसी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वो कहती है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, वो प्रैक्टिशनर के साइको को इनसाइड से बढ़ा देता है और बाहर की तरफ से पावरफुल बना देता है, और तुम किसी भी तरीके से बॉडी की ट्रिक को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती कर उसकी पावर को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इससे जो प्रैक्टिशनर है उसकी जो बॉडी है वो अंदर से लेकर बाहर तक तबाह होने लगती है और अंत में आकर वह कभी भी अपनी जिंदगी में मार्शल आर्टिस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाने में लगा हुआ है, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो? तभी वो उससे कहने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन साइनस एथरम, ये की बीमारी का नाम है जो कि ये बताने में लगी हुई है, मुझे ना पता इसके बारे में, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बीमारी के बारे में। ये बात जानने के बाद जब इसे पता चलता है कि इस बीमारी का नाम सुनता है हमारा एमसी तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये लिटिल जिनसिंग उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि ये एक हार्ट डिसीज है और तुम्हारी दुनिया में टीवी सीरीज में ये कॉमनली चीज देखने वाली बात है। और मैं बात करूं तो इसकी लिटिल सिस्टर को यह बीमारी मौजूद है और जिन लोगों के पास इस तरह की डिजीज होती है उनके अनस्टेबल मूड के कारण वह एनीमिक बीमारी से और ज्यादा गुजरने लगते हैं और वह लोग अपनी बॉडी के अंदर की ट्रू क्यू को काउंटर कंटिंग नहीं कर पाते और काफी रिस्क लेते हैं। और ये जो डिसीज है, जो बीमारी है, इसे ठीक करना वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है और कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा मैजिक की जरूरत पड़ती है इसे स्टेबलाइज करने के लिए हार्ट को, और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत है। और अगर ये बंदा इस कंपटीशन को जीत जाता है और इनडिसेबल बन जाता है तो इसके सभी के सभी फैमिली की जितने भी एक्सपेंसेस, इतना भी खर्चा पानी है, यहाँ तक कि उसके सिस्टर के मेडिकल फीस भी वो ये युआन सेट के द्वारा कवर किए जाएंगे। ये बात जानने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये बंदा अपनी जिंदगी दांव पर लगाने में लगा हुआ है क्या, ताकि वो अपनी लिटिल सिस्टर को बचा सके। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे मुझे बता देनी चाहिए थी ना। भले ही हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन इस जैसी जगह पर हमें इस तरीके से फाइट नहीं करना चाहिए था, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकालते। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसकी जो डिग्निटी है एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर होने के नाते वो बीच में आ रही है, ये सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, वो भी अपनी लिटिल सिस्टर के लिए, ताकि वो उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ है उसे खुद अपनी स्ट्रेंथ पर उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो चीज है, एक तरीके से समय है, कुछ भी मान लो, उस चीजों को खुद कमा सके, खुद हक से ले सके और अपने अपोनेंट को हरा कर हासिल करे। ये बात सुनने के बाद एमसी बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाता तो लिटिल जिनसिंग है वो उससे कहने लगती है कि तुम भी तो एक बहुत ज्यादा आइस्प्रिंग मार्शल आर्टिस्ट हो, तो मुझे लगता है कि तुम ये समझ सकते हो कि कैसा फील होता होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी मुस्कुराता और उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम गलत हो। ये बात सुनने के बाद वो लिटिल जिनसिंग कुछ भी नहीं कह पाती है, कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हमारा एमसी उससे कहने में लगा हुआ है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसने डायमेंशंस को क्रॉस किया है और एक एस्पायरिंग मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और जो भी मैं यहाँ पर आने के बाद महसूस करने में लगा हूँ वो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं है, ये लेकिन रियल वर्ल्ड है, कोई गेम वगैरह नहीं है। तो मेरे लिए हर एक चीज, हर एक टेस्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं आज नहीं जीत सकता तो नेक्स्ट ईयर अगर जीत जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में बात करें तो इसकी फैमिली की जिंदगी वापस नहीं लौट कर आएगी। और भले ही ये कोई गेम होता लेकिन अगर मैं स्टेज को पास कर भी लेता तो मैं हमेशा इस बंदे के बारे में यही सोचता रहता और इसकी लिटिल सिस्टर के बारे में सोचता रहता कि काश मैं अपने डिसीजन को बदल लेता और वे अपने आप को एस्पायरिंग मार्शल आर्टिस्ट समझते, जिससे कि सिर्फ अपने पास्ट को सिर्फ बेवकूफ बनाते। मुझे पता है कि इस तरह गेम का जो प्लॉट होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। तो ये बात सुनने के बाद लिटिल जिनसिंग हंसने लगती है तो हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि तुम इतना क्यों हंसने में लगी? मैं सच सच बता रहा हूँ। जहाँ पर जिनसिंग उससे कहने लगती है कि एक्चुअली मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, तुम इस तरह के बंदे हो, लेकिन अब जबकि मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुन रही हूँ तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एमसी से पूछने लगती है कि अब तुम क्या करने वाले हो? एमसी क्या लगता है कि अगर तुमने ये प्रेडिक्ट कर लिया है तो मुझसे आप पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं जानबूझकर इस मैच को हारने के लिए जा रहा हूँ। और तभी कहानी रियलिटी में आ जाती है जहाँ पर दोनों की फाइट चल रही है। हमारा एमसी किसी तरीके से डॉज करता है लेकिन उसके हाथों में चोट लग जाती है, तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर फेकिंग मतलब गलती से हारने वाला हूँ जानबूझकर, लेकिन मैं इस चीज को ऑब्वियस तरीके से नहीं दिखा सकता। अगर मैंने यहाँ पर लिटिल थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं एक्टिंग करना वो मेरी स्टाइल नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है समय के साथ साथ,
जहाँ पर लिटिल जिनसिंग उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बंदे की जो मार्शल आर्टिस्ट फाउंडेशन है वो धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो चुकी है, खराब होना चालू हो चुकी है। और एक बार अगर इसने और द एनर्जी के मूव्स इस्तेमाल कर लिए तो इसका जो सोर्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो तो तुम, लेकिन इसे तुम्हें जल्दी से जल्द करना होगा। ये बात जानने के बाद एमसी कहने लगता है कि मेरे पास अब कोई दूसरा चरण नहीं बचा, चलो हम लोग इस मैच को नेक्स्ट मूव में खत्म कर देते हैं। तभी उसका अपोनेंट अपनी फुल पावर के साथ क्लोन को उसकी तरफ भेज देता है, लेकिन एमसी उस क्लोन को काटने में कामयाब रहता है। जिसको देखता है तो वो कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन बॉडी नहीं बल्कि मैं इसके बॉडी की जो पावर है वो भी काफी ज्यादा स्प्लिट होकर बढ़ चुकी है। और तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड को वापस लेकर उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक जोरदार धमाके के साथ वो बंदे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसको देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अभी भी बिल्कुल सही समय नहीं है। और तभी एक धमाके के साथ वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है कॉपी और हमारा एम दूर की तरफ गिरने लगता है। तभी उसके सामने उसे रोशनी दिखाई देती है, जहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा अपनी आखिरी दाव खेलने के लिए तैयार और कह रहा होता है कि आई क्विंग बस मेरा इंतजार करो। और वो एमसी की तरफ आसमान में बढ़ चलता है उसे अटैक करने के लिए। जिसको देखने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा फ्लाइंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और उस बंदे की दोनों के दोनों स्वॉर्ड हमारे एमसी के तबाह हो जाती हैं। जिसको देखकर ये बंदा खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली ये खत्म हो चुका है। और यहीं पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। और जब ये धमाका होता है तो हमारे एमसी के डैड इसे देख रहे होते हैं और कोई कहने लगता है कि ये खत्म हो चुका है। और जैसे ही वो बंदा नीचे गिरने लगता तो हमारा एमसी उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगता है कि अगर मैं अकेला बंदा होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता कि तुम्हारे अटैक को मैं नहीं झेल पाता, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी घबराहट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एमसी है उसने सारी की सारी पावर को अपने सीने में जाकर इकट्ठी कर ली होती है, जिससे कि उसने एक पने बैरियर बना दिया है और इसकी जो क्लोनिंग टेक्निक है बिल्कुल सेम टू सेम इस्तेमाल कर ली। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर मेरी जो मिरर इमेज है वो मुझे डिफेंड कर सकती है तो मैं किसी भी तरीके से जिंदा रहने में कामयाब रह सकता हूँ। जब ये बंदा इसे देखता है कि ये हमारा एमसी है वो इसकी कॉपी की टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, ओवरलोड टेक्निक, तो ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये। और एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी जो टेक्निक है वो मैंने कॉपी कर ली है, लेकिन मैं इसको मैं सस्टेन कर रख सकता हूँ कुछ समय के लिए और मुझे ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। मेरे पास अभी भी ये चीज मौजूद है। और चेंज का इस्तेमाल कर उस बंदे को बांध देता है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगता है और एक पावरफुल अटैक लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी 3 रिंग्स के साथ इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी पावर को बढ़ा सके। और जैसे उसकी तरफ जाता है उससे क्या लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये कंपटीशन वो खत्म हो चुका है। और जब इतना पावरफुल से वो नीचे तरफ गिर रहे होते हैं तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। दूसरा वो बंदा कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर इस मैच को हारने वाला हूँ, मैं अभी भी इस मैच को नहीं हारना चाहता, प्लीज आई किंग मुझे माफ कर देना। और तभी हमारा एमसी उस बंदे के पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम जाओ। जिसे देखकर वो बंदा पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और वो दोनों की तरफ जमीन तरफ गिर रहे होते हैं और गिरने के साथ साथ एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और एक्सप्लोजन झटने के बाद, धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है कि वो बंदा स्टेज पर खड़ा हुआ है और वो स्टेज पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और जैसे ही वो बंदा इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार हमारा एमसी किधर है, तो हमें पता चलता है कि हमारा एमसी दीवार से जाकर ठुक चुका है और उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है। तभी रेफरी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि जिससे पहले कि तुम यहाँ पर लैंड हुए थे तुमने अपने अपोनेंट को मैग्नेटाइज कर दिया और इसके फ्लाइट पाथ को पूरी तरीके से बदल दिया ताकि उसको चोट ना पहुंचे, जिससे वो हंसने लगा सारी नोट करने के बाद। अब तुम जानते हो कि तुम अपने सबसे ज्यादा डेंजरस मूव को किस तरीके से तुम्हें हैंडल करना चाहिए अपने अपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तुमने। ये हुई ना ये युवान स्टाइल वाली बात, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। तुम्हें ये बात पता होगा कि जो कंपटीशन है वो तो कंपटीशन है और रूल्स के हिसाब से तुम्हें ये जो राउंड है वो हारना होगा। और तुम स्टेज से बाहर जा चुके हो तो सॉरी, हमें माफ कर देना, तुम जी राउंड नहीं जीत सकते। ये बात जानकर हमारा एमसी हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा अगले साल फिर से। तभी वो लिटिल जिनसिंग उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो रेफरी उस बंदे के पास जाकर अनाउंस कर देता है कि ये जिन वैन इस राउंड से बाहर आ चुका है और हमारे इस कंपटीशन का विनर है डोंग फेंग बाई। लेकिन डोंग फेंग बाई बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा होता। और तभी उसके जो डैड होते हैं जो कि एल्डर हैं वो मुस्कुराए करते हैं और उससे कहने लगते हैं आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा किस पर गया है। तभी उसकी सिस्टर होती है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगते कि हमारा जो लिटिल ब्रदर है अभी वो जीतने नहीं वाला था। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं और हमें लिटिल जिनसिंग को दिखाया जाता है जो ये कुछ फ्लावर्स लेकर किसी एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंच जाती है और वहां पर उसके दरवाजे को नॉक करती है। तो अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है, बच्ची निकलती है और उससे कहने लगते है कि तो जो बिग ब्रदर की फ्रेंड है आप यही ना, आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। इसको देखने के बाद लिटिल जिनसिंग कहने लगती है मन में सोचते हुए कितनी रेस्पॉन्सिबल है ये लड़की। जब लिटिल जिनसिंग अंदर जाकर उसे देखती है तो उससे कहने लगती है कि जो ये जिन वैन के हाउस है जो जगह पूरी तरीके से अलग है। और अंदर आने के बाद एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बीमार बेड पर पड़ी हुई है, जहाँ पर ये लड़की पूछती है हमारे लिटिल जिनसिंग से कि हमारा जो ब्रदर है वो कैसा है।
और लिटिल जिनसिंग उसे बताने लगती है कि ये बंदा पूरी तरह से सुरक्षित है और तुम्हें आराम करना चाहिए। और वो बंदा कुछ दिनों में पूरी तरह से सुरक्षित होकर हमारे पास तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। और अभी कुछ दिनों बाद तो उसकी जो एंटर सेरेमनी है वो भी होने वाली है और उसके बाद वो इनडिसिबल बन जाएगा। जहाँ पर उस बंदे के अपोनेंट की जो सिस्टर है, लिटिल सिस्टर, उससे कहने लगती है कि वो बीमारी के साथ पैदा हुई थी और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे मेमोरीज में मेरा जो ब्रदर है उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है मुझे बचाने के लिए। और इस बार जो मेरे ब्रदर है वो फाइनली इनडिसिबल बन चुके हैं और डेफिनेटली उन्हें और द डेंजरस का सामना करना पड़ा होगा और करना पड़ेगा भी। अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो ये ठीक नहीं रहेगा ना। तभी जिनसिंग उससे कहने लगती है कि तुम अपने ब्रदर के साथ रहना चाहती हो और इसी चीज को तुम्हारे ब्रदर भी महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, क्योंकि आखिरकार तुम ही गाइस तो तुम भी सब कुछ हो उसकी जिंदगी में। और तभी वो मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, तुम जल्दी पूरी तरीके से सुरक्षित और ठीक हो जाओगी। और जब वह समय आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम अपने बिग ब्रदर को वह स्माइल अपनी खुद जाकर दिखाओगी। और इतना सब कहने के बाद वो उससे कहकर जाने लगती है कि मैं यहाँ पर चलती हूँ और अपने हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखना और अपने बिग ब्रदर को भी हेल्थी जरूर दिखाना तुम। और वो लिटिल जिनसिंग जहाँ से जाने लगती है तो वहीं पर हमारे एमसी को भी खड़ा होते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखकर तो पूछने लगता है कि वो आखिरकार कैसी है। तभी जिनसिंग उसे बताने लगती है आफ्टर ऑल वो एक हार्ट डिसीज है तो उसे थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ठीक होने में। इसके बिग ब्रदर की कंफ्यूजिंग इमरजेंसी जो पूरी तरीके से डिफरेंट है तो मैं इसे ट्रीट कर सकती हूँ। और तो और मैंने अपनी खुद की लाइफ फोर्स को ट्रांसफर कर दिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ तक कि उसकी बीमारी नहीं बल्कि मैं किसी जिंदा बंदे को भी जिंदा कर सकती हूँ, मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या तो तुमने किस किया। ये बात सुनने के बाद लिटिल जिनसिंग उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहने लगती है क्यों तुम्हें जेलस महसूस होने में लगा हुआ है क्या, आखिरकार तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं जा सकते हो। डोंगफेंग भाई है वो वाकई में जीनियस है और यहाँ तक कि तुमने उसकी 2 बार मदद भी कर दी है, ये काफी तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो। ये बात सुनने के बाद एमसी कभी शर्मा जाता है क्योंकि वो जेलस महसूस करवा रही होती है हमारे एमसी को। तभी लिटिल जिनसिंग उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा शर्मिंदा हो और तुम बहुत ज्यादा शर्माते भी हो भाई। और एमसी इस बात को सुनने के बाद चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार हमने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही क्यों, तुम मेरी सारे इमोशंस को पहचान जाती हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, मैं वाकई में बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हूँ। तो क्या हुआ। तभी लिटिल जिनसिंग पोज मारते उससे कहने लगती है कि कुछ भी नहीं और वो अपने पोज मारने के हमारे एमसी की तरफ जाती है और उसके फॉरहेड यानी कि उसके सर पर एक चुम्मा दे देती है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा वाकई में धन्यवाद कहने लाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है तुम इस तरीके से रहोगे तो मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और वह लोग यहाँ पर वो बंदा हमारा अपने एमसी का अपोनेंट उसके पास आकर उससे धन्यवाद कहने लगता है, लेकिन उसका मास्टर उसे मारती है। वो उससे कहने लगता है कि भले ही इसके जो रीजन था वो नहीं समझे लेकिन उस बंदे ने मेरा धन्यवाद किया और उसे मास्टर उठाकर ले जाता है वापस से पीट कर। तभी सीन शिफ्ट होता है उसकी फैमिली की तरफ जहाँ पर उसकी जब फैमिली के बारे में ये पता चला फैमिली को कि ये इनडिसिबल बन चुका है तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। खासकर हमारे डैड वो इतने ज्यादा खुश थे कि फादर को जब लिटिल ब्रदर इतना ज्यादा मतलब ये डायलॉग मारने लगे बिग ब्रदर को, तुम्हारे लिटिल ब्रदर इतना आगे जा चुका है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें अभी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और इस रीजन का इस्तेमाल कर वो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ले गए। लेकिन दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मेरा बिग ब्रदर एक नंबर का जीनियस है तो उसे मुझे नहीं लगता ये कोई परेशानी वाली बात होगी। तभी कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है ये युवान साइड के इनर सेक्शन पर, यहाँ पर सभी के सभी लोग उसे गुड बाय कहने के लिए आए हुए होते हैं। उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि एक बात का ख्याल रखना, हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते रहना। तभी उसके बिग सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हारे जो अब तुम अपना बेस्ट देना, तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे लिए चीयर अप कर रही है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूछने लगता है कि मेरा ब्रदर क्या है। तभी उसका डैड उससे कहने लगता है कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, लास्ट राउंड चलने में लगा हुआ है कल, तो वो अभी बाहर नहीं आएगा, चिंता मत करो। ये बात जानने के बाद एमसी सपरात हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है क्या। तभी उसके डैड उससे क्या लगता है कि वो बंदा अभी भी ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज पर, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आगे जा सकते हो, एक ना एक दिन तुम अपने ब्रदर की तरह जरूर बन जाओगे। तभी वो लिटिल जिनसिंग और हमारे एमसी उसके अंदर जाने लगते हैं और कहने लगता है बाबा कहती है कि मुझे समझ सकता हूँ तो अच्छा हूँ मैं यहाँ से चलता हूँ। और इसी तरीके से इसकी जो ट्रेनिंग है इस गिल्ड में वो स्टार्ट होती है इस सेक्ट में। और दूसरी तरफ हमें उस उठ के अपोनेंट को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी सभी दोनों लिटिल सिस्टर से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसको इतना ज्यादा खुशी देखने के बाद लिटिल जिनसिंग कहने लगते हैं कि भले ही हम लोग माइंड के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि मैं समझ नहीं सकती। तुमने कहा था कि तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसने डायमेंशन को ट्रेवल किया है और मार्शल आर्ट सीखना तुम्हारी जिंदगी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आखिरकार तुम अपनी जिंदगी को इतने दाव पर क्यों लगाने में लगे हुए, रिस्क क्यों ले रहे हो अपनी मार्शल आर्ट सीखने के लिए। जहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है, ये जो वर्ल्ड है वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करता रहा और मेरी मार्शल आर्टिस्ट को आगे बढ़ाता रहा, इम्प्रूव होते रहा, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने असली वर्ल्ड में जाने में कामयाब रहूंगा। और जब वह दिन आएगा तब मैं शायद अपने रास्ते में यानी अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और ऊपर तरफ देखता तो उसे एक लड़की दिखाई दे देती है जिसको हमें पूरी सीरीज में नहीं दिखाया गया है इस लड़की को कि ये आखिरकार है कौन, हमें भी नहीं पता, लेकिन रियल वर्ल्ड जैसे कपड़े लग रहे हैं देखकर तो, और को काफी ज्यादा तो सैड भी लग रहा होता है ये कहते कहते। तभी लिटिल जिनसिंग उससे पूछने लगती है कि अगर ये कहा जाए तो आखिरकार तुम ये क्या देखने में लगे हुए हो। एमसी क्या लगता है कि कुछ भी नहीं, लगता है कि तुमने कुछ गलत देख लिया। और वहीं पर ये युवान सेट के डीपेस्ट पार्ट क्विंगफिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगता है कोई बंदा किसी से कह रहा होता है उस माउंटेन कि तुम्हारा जो पेशेंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा एडमायरेबल है, मानना पड़ेगा। और एक बंदे ने किसी को पेड़ पर लटका दिया होता है, वो मार रहा
होता है किसी को और कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम कहकर तुम्हें कोई चोट पहुंचेगी, तुम्हें बस मुझे बताना होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका अपोनेंट उससे कह रखता है कि तुम बस एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके की पावर तुम्हारे हाथों में लग चुकी है। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है, क्या तुम्हें ये बात पता है कि मेरी जो रिसेंट मेमोरीज है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और मुझे कुछ भी याद भी नहीं आ रहा। ये बात सुनने के बाद उसका अपोनेंट उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम इस वक्त जीत चुके हो, आज नहीं तो कल हम तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वो अपने आप को तबाह कर लेता है। ये बात देखने के बाद वो बंदा चिल्लाता है और उससे चिल्लाते हो क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको, अभी तक मैंने तुमसे अभी तक अपने पूरे क्वेश्चन पूछना चालू नहीं रखा। पूरे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तुम इस तरीके से नहीं मर सकते। और अपनी पावर से, अपनी शेडो टेक्निक से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये बंदा आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? मैं बताता हूँ कि ये बंदा कौन है। ये वही बंदा है जहाँ पर वो यंग मास्टर हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आया था, जांग फैमिली का कुछ। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके के साथ वो बंदे की जो बॉडी होती है वो तबाह होने के बाद वापस से जनरेट होने लगती है, जिसको देखकर कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कह दिया है, मैं बस तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता था, आखिरकार इन बंदों की परेशानी क्या है। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं हूँ कौन। बिग ब्रदर जांग जी। और इसी के साथ, इसी सरप्राइजिंग एपिसोड के साथ ये जो सीजन है वो यहीं पर खत्म होता है, ये सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। फिनिश्ड बोले तो खल्लास। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अब भाई इसमें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक नई सीरीज, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके लिए बने रहेंगे हमारे चैनल पर। और हमारा जो 100K का टारगेट है आप उसको कंप्लीट कराने में प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, सपोर्ट करिए यार। प्लीज़ यार, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा यार। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ खर्चा पानी तो लग नहीं रहा आप लोगों का, सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना। 100K करवा दीजिएगा गाइस प्लीज़। खैर ज़्यादा बकवास नहीं करनी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनारा एंड सनिंग आउट।